दोस्तों, अगर लूप ऑफ हेनले का रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन देखें तो उसमें कुछ ये रहता है कि जैसे अपन पीसीटी में देखा था। पीसीटी के अंदर क्या था, टोटल जो जीएफआर थी 125 ml पर मिनट एवरेज थी, उसका 65% वाटर इसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो गया था। तो 65% जब इसमें एब्जॉर्प्शन हो गया तो यानी कि ये 65 इसका 80 ml पर मिनट के हिसाब से एब्जॉर्प्शन हो गया था। पीछे जो बचा था 40 से 45%, जो कि टोटल जीएफआर का कितना था, 35% के लगभग था, वो इंटर होता है कहाँ, लूप ऑफ हेनले में। तो लूप ऑफ हेनले को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो मोस्टली किसके जैसी होती है, पीसीटी के जैसी होती है, क्योंकि पीसीटी की स्ट्रक्चर को वो कंटिन्यू करती है और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। उसके असेंडिंग होती है वो टोटल टाइप का डिफरेंट होता है। ये मान लो ये हो गया लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के अंदर ये जो पार्ट है ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और इसके ऊपर कौन थी, इसके ऊपर थी पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब। उसके आगे ये कंटिन्यू हुआ किसमें, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है। और पीसीटी में क्या था, पीसीटी के अंदर अगर आप देखें तो पीसीटी में जो फ्लूइड था जिस रेंज से वो आ रहा था, जैसे जीएफआर था, तो जीएफआर का जैसे 65% वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, तो इसमें जब इंटर हुआ तो वो किस रेट से हुआ, 40 से 45 ml पर मिनट की रेट से वाटर का एंट्री होती है इसमें, या फ्लो बनता है। ठीक है। तो इसके अंदर जब ये होगा तो इसका इसमें कितना एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, टोटल जीएफआर का कितना, 15% वाटर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कितना, लगभग 20 ml पर मिनट की रेट से। ठीक है। टोटल जीएफआर का 15% मोस्टली डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ही एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है वो इम्परमेबल होती है वाटर के लिए। ठीक है। टोटली इम्परमेबल होती है। अगर क्वेश्चन आता है कि किडनी की कौन सी साइड पे वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो वो होती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत होता भी है, बहुत लिटिल अगर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वो होता है सोल्यूट के साथ। तो जो पैसिव डिफ्यूजन है और सॉरी पैसिव ऑस्मोसिस है, वो यहाँ पे देखने को असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में नहीं मिलता है। तो डिसेंडिंग में ही 15% जो वाटर है वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। मोस्टली क्या है, डिसेंडिंग उसके जैसी पीसीटी की जैसी होती है, यहाँ भी इसकी टोटल स्ट्रक्चर में पाई जाती है। वो ट्यूबुलर सेल तो हर पूरी ट्यूब के अंदर ही पाई जाएगी, लेकिन इसके ऊपर क्या है, पीसीटी पे भी और इस पे भी कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन भी लगे रहते हैं चैनल के साथ, उनको अपन बोलते हैं एक्वापोरिन फर्स्ट। एक्वापोरिन फर्स्ट, जो एक्वापोरिन फर्स्ट है वो पीसीटी और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है जो क्या करता है, वाटर चैनल की तरह काम करता है। ये वाटर चैनल की तरह काम करता है और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है। एक्वापोरिन फर्स्ट यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में और पीसीटी में देखने को मिलता है। बाकी वही चीज़ें, ऊपर पीसीटी और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले तक क्लोराइड के एब्जॉर्प्शन के लिए किसी भी टाइप का कोई सिम्पोर्टर एंटीपोर्टर प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है। तो इसका जो होता है ना क्लोराइड का, वो ये रहता है कि क्लोराइड की कंसंट्रेशन ट्यूबुलर फ्लूइड में ज़्यादा होने की वजह से ये पारासेलुलर रूट से इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाती है क्लोराइड यहाँ पे। ठीक है। तो मोस्टली जो 50% पीसीटी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है क्लोराइड का, और यहाँ पे 35% के लगभग देखने को मिलता है।
लेकिन जो 50 वाला था ना, उसी में ये था कि पैसिव डिफ्यूजन से यहाँ आ जाएगी और यहाँ के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगी। नेगेटिव चार्ज बढ़ाने के बाद ये जो यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये सब जो प्रेजेंट होते हैं ना पॉजिटिव चार्ज के, इनको ये अट्रैक्ट करेगी और इनका भी पैसिव डिफ्यूजन से एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगी। इसके बाद ये तो था इसका डिसेंडिंग का। और सॉरी, इसकी जो कंसंट्रेशन बाहर की जो ओस्मोलरिटी रहती है, ट्यूब की जो ओस्मोलरिटी होती है वो तो ब्लड की जितनी रहती है, कितनी 300 मिली ओस्मोल पर लीटर के एवरेज में रहती है यहाँ पे। और जो बाहर की जो इंटरस्टिशियल स्पेस की जो ओस्मोलरिटी है वो जितना जितना जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला के एंड तक या पेपिला तक जैसे भी जितनी दूर तक ग्रोथ करेगा तो इसकी ओस्मोलरिटी है वो कंसंट्रेशन बाहर की बढ़ती जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम कितनी रहती है, मिनिमम से मैक्सिमम का, तो ये पीसीटी पर जो रहती है वो रहती है 300 की, 300 मिली ओस्मोल यानी ब्लड के जितनी रहती है। और नीचे यहाँ पे जो पेपिला तक आती आती इसकी ओस्मोलरिटी हो जाती है 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर, ठीक है। और 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर के हिसाब से। और इस जबकि यहाँ की फ्लूइड, जब अंदर वाला फ्लूइड, ये ट्यूबुलर फ्लूइड जैसे जैसे ऊपर जाता है तो ये अर्ली डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब तक जाने से पहले पहले इसकी ओस्मोलरिटी होती है वो 100 से 150 मिली ओस्मोल पर लीटर हो जाता है, यानी हाइपोटोनिक फ्लूइड हो जाता है, ठीक है। तो अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात कर लेते हैं। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट रहता है। जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है उसके अंदर एक सिम्पोर्टर देखने को मिलता है। तो ये मान लो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो इसकी ये जो एपिकल मेम्ब्रेन आ गई ना, ये ट्यूबुल का ल्यूमन हो गया। ल्यूमन में ये एपिकल मेम्ब्रेन, तो एपिकल मेम्ब्रेन पे ये ट्यूबुलर सेल आ गई, ये ट्यूबुलर सेल बनाई। इस पे एक एंटी सिम्पोर्टर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पे लीकी चैनल भी रहेंगे। ये लीकी चैनल है किसकी तरफ, ल्यूमन की तरफ फेस किए हुए। तो ये इसमें जो भी लीकी चैनल से जो लीक होगा वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ, यानी ट्यूबुलर फ्लूइड में जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी लीकी चैनल प्रेजेंट रहते हैं। जो यहाँ लीकी चैनल होंगे वो कोई भी सोल्यूट होगा उसको इंटरस्टिशियली फेंकेगा। तो यहाँ पे जैसे ये इंटरस्टिशियल स्पेस आ गया और इसके बाद ये आ गई पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो ये जो सिम्पोर्टर होता है, सिम्पोर्टर तो प्रेजेंट कहाँ रहता है, प्रेजेंट रहता है सर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और सिम्पोर्टर का नाम, तो सिम्पोर्टर का नाम होता है सर सोडियम पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर, ठीक है। सिम्पोर्टर है तो टोटल के टोटल जो सोल्यूट है वो इन्वर्ट मूव करेंगे किसमें, इंट्रासेलुलरी। तो इसके अंदर जो रहेगा वो रहेगा सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड। तो ये गया सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड, 2 क्लोराइड, ठीक है। ये इंटरस्टिशियली आ गए सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड। अब जो ये 2 क्लोराइड है, यानी 2 सॉल्यूट क्लोराइड के, एक सोडियम का एक पोटेशियम का। तो जो क्लोराइड है वो यहाँ पे जो क्लोराइड के लीकी चैनल प्रेजेंट रहते हैं, तो इस लीकी चैनल से क्लोराइड इंटरस्टिशियली चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको नेगेटिवली आयन्स बढ़ाने हैं, पहले पॉजिटिव थे तो इस वजह से ये लीकी चैनल इधर हो जाएगा। क्योंकि जिस आवेश के आयन हैं वो कम होते हैं तो वो भी कोज करते हैं किसको, डिफ्यूज़न को। तो इसमें ये जो इंटरस्टिशियली था, ये क्लोराइड के बिना नेगेटिव आयन इसमें कम थे तो क्लोराइड इसमें मूव करेगा,
किससे? डिफ्यूजन से, लीकी चैनल से। ठीक है, लीकी चैनल से ये मूव करेगा। ये बेजुलेटरल मेम्ब्रेन है इसकी, और ये भी मेजोवेंट्रल, ये एपिकल मेम्ब्रेन है किसकी? ट्यूबुलर सेल की। तो बेजुलेटरल मेम्ब्रेन पे लीकी चैनल जो प्रेजेंट रहता है वो क्लोराइड को इंटरस्टिशियली फेंक देता है। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, और यहाँ से ये पैसिव डिफ्यूजन से, किससे? पैसिव डिफ्यूजन से ये क्लोराइड प्रीट्यूबुलर कैपिलरी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सोडियम का क्या होगा सर? तो सोडियम के लिए ऑलरेडी यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है, जो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए जो सोडियम है उसको इंटरस्टिशियली बाहर फेंकता रहता है, और ये पैसिव डिफ्यूजन से ये भी सोडियम ट्यूबुलर में आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन और पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन कम करने के लिए, ताकि दूसरे इंट्रासेल जो पेरिट्यूबुलर में जो पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, जो पॉजिटिव सोल्यूट प्रेजेंट है, उनको रीएब्जॉर्प्शन किया जा सके। ठीक है, इस इम्पोर्टर में एक सोडियम आता है, एक पोटेशियम और 2 क्लोराइड आता है। तो क्लोराइड लीकी चैनल से इंटरस्टिशियल में आ जाएगा, सोडियम है उसको जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है उसके थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेस में फेंक देगा। सेल है वो बेजुलेटरल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है ये, और ये लीकी चैनल भी क्लोराइड का भी बेजुलेटरल पे है। लेकिन एपिकल मेम्ब्रेन पे एक लीकी चैनल प्रेजेंट रहता है, और वो लीकी चैनल होता है किसका? पोटेशियम का। तो पोटेशियम की इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम करने के लिए पोटेशियम है वो उसका एक लीकी चैनल प्रेजेंट रहता है एपिकल मेम्ब्रेन पे, और ये पोटेशियम वापस ट्यूबुलर में मूव कर जाएगा। तो ओवरऑल देखें ना, तो इस इम्पोर्टर का फंक्शन क्या है? इसका सिर्फ फंक्शन ही देखने को मिलेगा कि ये सिर्फ सोडियम एंड क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, पोटेशियम तो ओनली सहयोगी है इसके अंदर, क्या? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए, है ना। तो पोटेशियम तो ओनली इसमें सहयोगी है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए, बाकी होता किसका है? इसी का होता है, किसका? सोडियम और क्लोराइड का। तो ये मेजर साइट है किडनी की रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, सॉल्यूट्स रीअब्जॉर्प्शन के लिए मेजर साइट मानी गई है किडनी की। और इसके अंदर कितना होता है एब्जॉर्प्शन? तो इसमें ये जो चैनल है ना, तो सर अगर क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड 35% इसमें रीअब्जॉर्प्शन होने देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे इसकी जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले के अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसके अंदर वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो टोटल GFR का कितना रहेगा? 15%, यानी 20 ml पर मिनट के हिसाब से वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया इसके अंदर। ठीक है, सोडियम का जो रहेगा, सोडियम एंड पोटेशियम का जो रहेगा वो रहेगा सोडियम पोटेशियम का 20 से 30%। ठीक है, क्लोराइड का जो एब्जॉर्प्शन रहेगा वो रहेगा क्लोराइड का 35%। और बाइकार्बोनेट का कहाँ रहेगा? बाइकार्बोनेट का असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में नहीं होता है, ओनली डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होता है, जो पहले बनाई उसमें कितना रहता है? PCT के अंदर सर इसका बाइकार्बोनेट का हो गया था 80 to 90%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रहेगा? 10 से 20%, यानी टोटल बाइकार्बोनेट PCT और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बाकी दूसरी जगह किसी भी जगह पे इसका रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन है। तो ये क्लोराइड का यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हो रहा है किसके थ्रू? सिम्पोर्टर के थ्रू। और जो PCT के अंदर जहाँ क्लोराइड का हो रहा था वहाँ किसके थ्रू हो रहा था? वहाँ हो रहा था पैसिव डिफ्यूजन से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, PCT और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो अगर थोड़ा बहुत PCT में तो मेजर हुआ ही हुआ, यहाँ पे जो अगर थोड़ा बहुत हुआ तो वो हुआ पैसिव डिफ्यूजन से, और यहाँ जो हुआ है वो हुआ है
एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से, किससे, सिम्पोर्टर से। तो यहाँ पे क्लोराइड का सिम्पोर्टर प्रेजेंट रहता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और क्लोराइड सिम्पोर्टर। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर यानी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कंटिन्यू होती है किसके साथ, ये होती है सर डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब के साथ। तो डीसीटी की जो अर्ली डीसीटी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, बाकी जो लेट डीसीटी होती है वो कलेक्टिंग डक्ट के साथ ही हो जाती है। तो वहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट पे जो मतलब जो एडीएच और वहाँ पे जो प्रिंसिपल सेल और वो जो सेल्स प्रेजेंट रहती है वो ही सेम लेट डीसीटी पे भी प्रेजेंट रहते हैं। तो अपन इसमें सिर्फ लूप ऑफ हेनले के बाद अगर देखेंगे तो पहले अर्ली डीसीटी देख लेते हैं। अर्ली डीसीटी के बाद अर्ली डीसीटी, तो जो लेट डीसीटी है और जो कलेक्टिंग डक्ट है उनको एक साथ एक टॉपिक में समझेंगे, क्योंकि उस पर सभी टाइप की सेल्स और सिम्पोर्टर एक जैसे प्रेजेंट होते हैं। तो अर्ली डीसीटी पे सर क्या रहेगा, अर्ली डीसीटी पे अगर आप देखो तो वहाँ पे कितना, पीसीटी के अंदर 65% वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ और लूप ऑफ हेनले में कितना हुआ 15%। तो टोटल कितना 80% वाटर तो एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, तो 80 का मतलब क्या, यहाँ पे जो आएगा ना, ये मान लो आप ठीक है, ये अर्ली डीसीटी हो गया ना। तो इस अर्ली डीसीटी पे क्या है, यहाँ पे जो फ्लो आएगा वो कितना आएगा, मतलब यहीं से कंटिन्यू होती है ना, ये नीचे से मान लो आप, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आ रही है और ये डीसीटी है, डीसीटी में इसी के साथ कंटिन्यू होती है। तो यहाँ पे जितना भी फ्लो आएगा वो कितना आएगा, तो 80% वाटर तो एब्जॉर्प्शन हो चुका है। ठीक है, सोडियम का अगर देखें तो 65% सोडियम, पोटेशियम 65% तो पीसीटी में हो गया था। ठीक है, और 20 से 30% तक, 20 to 30% तक इसमें हो गया था लूप ऑफ हेनले में, है ना। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही कंपोजिशन चेंज है, क्योंकि सारे के सारे सॉल्यूट, क्लोराइड भी मोस्टली हो गया है, सोडियम का भी हो गया और पोटेशियम रहा है। तो यहाँ पे जो कंसनट्रेशन इसकी रहेगी ना, इंट्रासेलुलर जो ट्यूबुलर फ्लूइड है, ट्यूबुलर फ्लूइड की कंसनट्रेशन देखोगे आप, ओस्मोलरिटी देखोगे तो यहाँ पे 100 से 150 मिली ओस्मोली पर लीटर के हिसाब से देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ में से मोस्टली सॉल्यूट्स है वो रीअब्जॉर्प्शन इसका हो चुका है। अब डीसीटी पे एक देखने वाली साइट ये होती है कि अर्ली डीसीटी होती है ना, वो पैराथायरॉयड हार्मोन के लिए बहुत सेंसिबल होती है, मेजर साइट होती है पीसीटी पीटीएच के लिए। तो यानी पैराथायरॉयड हार्मोन के लिए इस पे रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या रहती है, मेजर साइट फॉर इक्वेशन, मेजर साइट फॉर पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, रीएब्जॉर्प्शन को, सॉरी, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा ये, है ना, पैराथायरॉयड हार्मोन। अगर बॉडी की डिमांड ज़्यादा है कैल्शियम की तो पीटीएच यहाँ पे वर्क करेगा और यहाँ से कैल्शियम, कुछ कैल्शियम चैनल्स होते हैं और ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन शुरू कर देते हैं, किसके इन्फ्लुएंस में, तो इन्फ्लुएंस में सर पैराथायरॉयड हार्मोन के। एक तो मेजर चीज़ ये होगी इसकी अर्ली डीसीटी पे। एक अर्ली डीसीटी पे यहाँ पे एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जो अर्ली डीसीटी पे जो सिम्पोर्टर प्रेजेंट रहता है उसको ये मान लो ट्यूबुलर सेल, और यहाँ पे जो सिम्पोर्टर प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा सोडियम एंड क्लोराइड सिम्पोर्टर। ठीक है,
तो सोडियम और क्लोराइड सिम्पोर्टर, और वही है यहाँ पे लीकी चैनल प्रेजेंट रहेगा, तो लीकी चैनल होगा तो इंटरस्टिशियली आ जाएगी क्लोराइड तो, और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज होगा, एटीपेज, और ये रहेगा लीकेज चैनल। और फिर यहाँ पे इसके बाद जब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में आएगी तो ये हो जाएगा किससे, पैसिव डिफ्यूजन से, ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन से। तो यहाँ पे जो सोडियम और क्लोराइड का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, वो हो रहा है सर सोडियम क्लोराइड कितने कितने परसेंट, 5% किसकी वजह से, सिम्पोर्टर की वजह से। तो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर यहाँ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। 3 सिम्पोर्टर हो गए, और एक एंटीपोर्टर, अभी तक एक एंटीपोर्टर पड़ा है। दूसरा जो मेन जो अभी था असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मेजर जिस पे साइट थी, और तीसरा ये हो गया सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। तो अब अगर अपन यहाँ तक ओवरऑल अगर देखें कितना क्या हो गया एब्जॉर्प्शन, तो जो लेट डीसीटी है, लेट डीसीटी तक क्या बचेगा, तो लेट डीसीटी तक अभी तक कितना हो गया, पीसीटी में हो गया 65% वाटर का एब्जॉर्प्शन, यानी अगर एमएल में देखो आप तो 125 ml वाटर था, जिसमें से 80 ml तो किस में हो गया, पर मिनट के हिसाब से पीसीटी में। फिर लूप ऑफ हेनले में 15 यानी 20 ml वाटर इसमें हो गया, और इसके बाद यहाँ पे कितना रहता है, 10 से 15% वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाता है, किसकी वजह से, सोडियम और क्लोराइड की वजह से, ठीक है। तो अगर आप देखो 65 + 15 + 10 से 15%, तो ये हो गया 80, तो 90 to 95% वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया। सोडियम कितना, 65 पीसीटी में, और उसके बाद वहाँ पे अगर आप 20 से 30 मानोगे, और यहाँ पे जो 5% सोडियम हो गया। क्लोराइड में 65 सॉरी पोटेशियम का हो गया 65 + 20 से 30, और उसके बाद क्लोराइड का देखें तो 50% पीसीटी में हो गया था, और 50 के बाद ये जो है लूप ऑफ हेनले, इसके अंदर कितना हुआ, 35 इसमें हो गया, और 5% यहाँ जो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर है इसमें, तो 5 यहाँ, तो ये हो गया 85, और ये 90% ये एब्जॉर्प्शन हो चुका है अभी तक, और ये भी कितना 90 to 95%, ठीक है। और सेम ये इतना एब्जॉर्प्शन ये हो गया, इतना भी सेम ही ये हो गया 95 हो गया, और बाइकार्बोनेट का 100% हो गया, और वाटर का 90 to 95% हो गया। तो अब जो लेट डीसीटी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, वो होगा, अगर यहाँ पे 95 तक हो गया तब तो 4% वाटर का और एब्जॉर्प्शन हो सकता है एडीएच के इन्फ्लुएंस में 4 से, क्योंकि 1% जो वाटर है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बिल्कुल ही डिहाइड्रेशन और एडीएच की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये फिर ये 1 लीटर नहीं होता है, फिर ये फिर एमएल में यूरिन में कन्वर्ट होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में अपन कंटिन्यू करेंगे लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को। तो लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में भी बहुत सारे हार्मोन्स और जो वाटर रेगुलेशन हार्मोन होते हैं, किडनी का जो मैकेनिज्म फंक्शन है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी तक इसमें से बहुत सारी क्वेश्चनिंग हैं ऑलमोस्ट, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दें, और ये सब अपने को बहुत हेल्प करेगी जब अपन पैथोफिजियोलॉजी और इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन और फार्माकोलॉजी का जब स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स।